नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम रन हो रहा है। आज ये उसका तीसरा और अंतिम डेमो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर रहेगा। आज के बाद सिर्फ जो लोगों ने सब्सक्राइब उस चीज को कर रखा है, पेड बैच में जो लोग हैं वही ऐप के माध्यम से इस डिस्क्रिप्शन वीडियो को देख पाएंगे। तो आप लोग अगर अभी जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि आज का हमारा क्या टारगेट है। आज हमने जो डे 3 के लिए चीजें की थी, हमने 3 दिन में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जो है समाप्त किया था। ठीक है, मतलब समाप्त करने का मेरा लक्ष्य था प्रॉपर 3 दिन में। तो 3 दिन में 2 दिन हम पढ़ आए हैं, तीसरे दिन में आज हमने जो चीजें देखी हैं वो क्या क्या देखी हैं। तो आज हमने आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया देखा है कि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला में आपसे मंदिरों से रिलेटेड खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो भी कौन से मंदिर होते हैं जो किसी ना किसी कारण से करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हों। साथ साथ आपको मंदिर निर्माण की शैलियां पता होनी चाहिए, प्रमुख मंदिर कहां कहां कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। ये सब कैटेगराइजेशन मैंने टॉपिक्स का इसीलिए करवाया है, इसीलिए किया है। इसको बैठ के करने में टाइम लगता है, वो इसीलिए किया है कि आप प्रत्येक टॉपिक में मिनिमम इतना तो पढ़िए, इन टॉपिक्स को मत छोड़िए। प्रमुख गुफाएं, चैत्य बौद्ध काल में आप चले जाएंगे, उसके पश्चात चैत्य बिहार आपको मिल जाएंगे। फिर दक्षिण भारत का एक हिस्सा आ जाता है जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव वंश पढ़ते हैं और संगम युग हम देखते हैं। उसके बाद प्राचीन साहित्य और साहित्यकारों से आपसे काफी सवाल पूछे जाते हैं। फलानी रचना किसकी है, विशेषतः कालिदास से रिलेटेड कई सवाल आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल के पहले की जो चीजें हैं, सामान्य हिंदी में तत्सम तद्भव अभी हमारे चल रहे हैं। आज भी 3 पेज हमने डिकोड एग्जाम वाली जो सामान्य हिंदी की बुक है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब डिकोड एग्जाम सामान्य हिंदी वाली किताब 3 बार अगर आप पेपर से पहले कर ले गए, जो 100 दिन में मैं तो मेंटरशिप में कराऊंगा ही, अगर आप उस प्रोग्राम से नहीं जुड़े तब भी बता रहा हूं, उसको कर ले गए तो 55 प्लस की तो गारंटी है भाई, है ना। चलो, सी सेट में हमने क्या किया है, मैथ के आज टॉपिक लिया है। 2 दिन मैंने बताया आपको रीजनिंग का एक टॉपिक चलेगा, 2 दिन मैथ का चलेगा। तो आज एलसीएम एचसीएफ हम करेंगे। चलिए देखते हैं जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आज के टारगेट से 25 प्रश्न आपके जीएस से शामिल रहेंगे। पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं। आपको फॉर एग्जांपल पता है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। ये नॉर्मली अगर आप बेसिक पढ़ते हो आपको इतनी बात पता होगी। मैं मान सकता हूं लिंगराज मंदिर आपको ना पता हो कहां है। चलिए, कौन से कथन सत्य है, हमसे सत्य पूछ रहा है। ये दोनों मंदिर ओडिशा में एक ही शहर में अवस्थित हैं। अब एक कॉमन सा सेंस लगाओ। देखो, ऐसे सवाल को अप्रोच क्या होना चाहिए। मेरा काम आपको यहां वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से कथा सुनाना नहीं है, वो आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हो। मुझे आपको अप्रोच सिखाना है कि आपको परीक्षा में किस अप्रोच से सवाल टैकल करना है। मान लो आपको ना पता हो कि लिंगराज मंदिर कहां है, लेकिन अगर आपने स्टडी ठीक से किया है तो आप एक कॉमन से सोचो, यार अगर जगन्नाथ मंदिर मैंने पुरी में पढ़ा है तो अगर कोई और बढ़िया सा मंदिर होता तो जरूर वहां बात होती। मतलब इतना फेमस मंदिर कुछ और होता तो जरूर बात होती, हाथ के हाथ वहीं पे। आपने जनरली नहीं पढ़ा है, मैं इसको गलत करूंगा। ये दोनों मंदिर नागर शैली में है, ये बात सही है। नागर शैली, बेसर शैली, अभी हम आगे एक प्रश्न के माध्यम से उसको प्रॉपर डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, मतलब मैं तब वहीं आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा। तो कौन सा कथन सत्य है, केवल 2 सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये डिटेलिंग दी है, देख लो कितनी बढ़िया सी डिटेलिंग है, दिखाया भी गया है। क्या ये तो है आपका भुवनेश्वर टेंपल, ये पुरी में है। ठीक है, और वो वाला टेंपल जो आपका पड़ता है लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में पड़ता है। भुवनेश्वर कहां है, ये रहा। पुरी कहां है, बिल्कुल तटीय मंदिर रहा। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों मंदिर ओडिशा के हैं। ठीक है, और आपको पूरी डिटेलिंग दी गई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे भुवनेश्वर ओडिशा शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण, है ना, आपको यह पता होना चाहिए किसने कराया था। ययाति प्रथम, सोमवंशी राजा हैं ययाति प्रथम। ये 9वीं से 11वीं शताब्दी के मंदिर हैं। बेसिकली ये लाल पत्थर से निर्मित है, जो कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए फिर आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में प्रॉपर दिया है कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। इसमें किस किस की मूर्ति है, ये सब बात को आपको दी है। ये मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का आपको डिस्क्रिप्शन है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां।
अभी आगे एक प्रॉपर प्रश्न है, उसके माध्यम से हम चीजें बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आ गया पंचायतन मंदिर की निर्माण की एक शैली है। जैसे हम मंदिर निर्माण को 3 शैलियों में देखते हैं, नागर, बेसर, द्रविड़। ठीक है, नागर मतलब उत्तर वाली, मैंने कैसे याद कर रखा था मैं अभी यहीं बता देता हूं। 3 शैलियां हैं मंदिर निर्माण की। नागर मतलब उत्तर वाली, कैसे याद करोगे? नागर से साउंड आ रहा है नागल, बोले गलना मत, बोले बिल्कुल चिंता मत करो, उत्तर में बर्फ जमी रहती है, गलूंगा नहीं, तो नागर मतलब नागल, याद हो गया। फिर सबसे नीचे आ गया द्रविड़। साउथ के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में हैं, और आप सामान्यतः इतिहास पढ़ते हो तो पढ़ते ही होगे, द्रविड़ हम जो है साउथ वाले जो मानव प्रजाति है वो द्रविड़ कहलाती है। और बीच की कौन सी है? बेसर मंदिर शैली है। कैसे याद करोगे भाई साहब? बीच में है, उत्तर वाले भी दक्षिण वाले भी, हम तो बीच में रह गए, तो बीच का आदमी क्या होता है? बेशरम सा हो जाता है, तो मतलब बेसर। नागर, बेसर, द्रविड़ भूलोगे तो नहीं कौन कौन कहां कहां है। चलिए अब देखते हैं, पंचायतन भी उसी शैली के अब शैली की उप शैलियां हैं, मतलब इस शैली के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं। तो पंचायतन शैली निर्माण की एक शैली है। ठीक है, इसमें 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है। देखो कॉमन सेंस भी लगाओगे क्या कि पंचायतन 5 जैसा साउंड आ रहा है, कल भी एक सवाल था मैंने बताया था, तो 4 अन्य मंदिर होंगे, एक मेन मंदिर से जो है वो चार मंदिर से जो है एक मेन मंदिर को घेरे हुए होंगे। ठीक है, चलो अब देखो कथन कारण है, अब लगाओ क्योंकि पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है, क्योंकि इसमें 4 अन्य मंदिर, केंद्रीय मंदिर जो है 4 अन्य से घिरा रहता है। बात बिल्कुल फिट बैठ रही है, मतलब कथन कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर आपको डिटेलिंग दी गई है। ये आपको जो पीडीएफ बाद में सॉल्यूशन डाला जाता है ग्रुप में, थोड़ा देखा करिए, वहां ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये प्रॉपर दिया है, कहां कहां उदाहरण है, क्या क्या है। चलिए 64 योगिनी मंदिर के बारे में, 64 योगिनी मंदिर के बारे में निम्न दिए गए कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? बाबूजी इस बात को बहुत ध्यान से देखना, पहली क्लास में यही मामला गड़बड़ हो गया था। कौन से कथन असत्य हैं, कौन कौन से गलत हैं? यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह भारत के वर्गाकार नहीं है, गोलाकार मंदिर है। आगे इमेज लगी हुई है, देखोगे तो पूछ रहा है कौन से कथन असत्य हैं, तो असत्य कौन सा कथन हो जाएगा? दूसरा वाला असत्य हो जाएगा, पहला को तो सही है, तो मतलब केवल 2 असत्य है। ये सत्य असत्य बड़े दिमाग से देखना। ठीक है, ऑप्शन बी। ये देखो 64 योगिनी का मंदिर, तुम कहते हो कि संसद भवन जो है एडवर्ड लुटियंस ने डिजाइन करा है, अरे वो लुटिया वाला आदमी था, वो क्या डिजाइन करेगा। ये देखो उससे पहले ही भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण देखिए, एज इट इज संसद भवन, उसी ने भाई साहब ने कॉपी पेस्ट मार दिया बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, संसद भवन का माना जाता है इसी से डिजाइन, जो पुराना आपका संसद भवन था इससे लिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 64 योगिनी का मंदिर बेसिकली मध्य प्रदेश के मुरैना में है। इस मंदिर का निर्माण कच्छपात वंश के शासक हैं देवपाल, इन्होंने करवाया। ये एक योगिनी मंदिर है, मतलब 64 योगियों को समर्पित है जो एक साथ बैठ कर ध्यान इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने देख लिया मध्य प्रदेश मुरैना, याद रखेंगे 64 योगिनी मंदिर। आगे देखते हैं, कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कन्हेरी की गुफाएं आपकी पड़ेंगी महाराष्ट्र में, अजंता, एलोरा, कन्हेरी, ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र के मुंबई में, ये आप देख लो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये रही आपकी एलोरा केव, अजंता केव, और मुंबई के आसपास यहां जाके बिल्कुल मुंबई के पास पड़ती है आपकी कन्हेरी गुफा। ठीक है, कन्हेरी की गुफाएं तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवाला कन्हेरी गुफाएं हैं। प्रॉपर आपको चीजें दी गई हैं। एक बात याद रखना, ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर स्थित हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? एक तो सवाल ये हो गया, महाराष्ट्र में है, और इसमें कौन सी गुफाएं हैं? अच्छा सवाल बन सकता है, कहां है? वो है आपके इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ये डिटेलिंग में पढ़ूंगा, टाइम बहुत चला जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। देखो कैसे चुनेंगे, मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं पता, देखो फिर भी सवाल सही करेंगे। एलिफेंटा गुफा में केवल हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। समझो बात को, परिवर्ती काल में बौद्ध और जैन धर्म वाले काल में लगभग सभी जगह वो चीजें पहुंच चुकी, तो क्या होगा, कोई भी केवल से कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब एक्सक्लूसिव कुछ नहीं है भारत में, इंक्लूसिव है, सब कुछ जो है जुड़ा हुआ मामला है। चलो तो एलिफेंटा गुफा जो है केवल हिंदू धर्म से संबंधित है, भाई साहब यही असत्य लग रहा है मुझे, क्योंकि केवल है।
पालीताना गुजरात में स्थित जैन मंदिर है, बहुत फेमस जैन मंदिर है। बाघ की गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं। बाघ की गुफाएं आपके एमपी में पड़ती हैं और लोक जीवन से संबंधित चित्र हैं, बढ़िया चित्र हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं पांडव लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। मान लो देखो क्वेश्चन का पैटर्न देखो, पैटर्न समझो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कठिन फैक्ट होंगे तो जो इजी या गलत वाला होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए हिंट छोड़ा होगा, है ना। जैसे इसमें क्या हिंट छोड़ दिया, इसमें ये हिंट छोड़ दिया। इन चीजों को पकड़ना है, पेपर सॉल्विंग के इस अप्रोच को आपको समझना है। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय शुरू हुआ। देखो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है माना जाता है स्तूपास का जो है स्तूप निर्माण जो है विकसित होना शुरू हुआ है। पहले ऐसे ही सिंपल मिट्टी के टीले पे जो है चीजें करके कर ली जाती थी, लेकिन परिवर्ती काल में बाद में जो है प्रॉपर एकदम बढ़िया डिजाइनदार स्तूप बनने लगे। तो ये बात सही है, अशोक के काल से माना जाता है थोड़ा स्तूपों का वास्तविक निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्तूप के शीर्ष पर जो धातु पात्र रखा जाता है उसे हर्मिका कहते हैं। एक और दो दोनों सही हैं। मैं आपको थोड़ा स्तूप का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। ये देखो, ये है प्रॉपर स्तूप, ठीक है। ये बाहर जो भाई साहब खड़े हैं, है ना, मतलब बाहर ये जो गेट सा है इसको बोलते हैं तोरण द्वार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, तोरण द्वार। ये देखो ये सब दिखाया गया है, ये रहा आपका तोरण द्वार। ये प्रॉपर जहां ये गोला जो अर्ध चंद्राकार या अर्ध अंडाकार कटोरे के समान मान लो, ये जो आइटम है इसके नीचे माना जाता है कि प्रॉपर वो जो है जो अवशेष है वो यहां है। ये गोलाकार आइटम है, ये ऊपर जो रखा हुआ है इसको बोलते हैं हर्मिका। यही कलश रखा हुआ होता है जहां अवशेष होंगे, ठीक है। और ये छत्र होता है उसके ऊपर, है ना, हर्मिका के ऊपर छत्र, इसको अंड बोलते हैं। ये जो गोलाकार संरचना है, और गोलाकार संरचना के ओर चारों तरफ घूमने वाला, जैसे मंदिर में आप परिक्रमा लगाते हो ऐसे ही इसके चारों ओर घूमने का सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। यहां देख पा रहे होगे आप, ये रेलिंग सी जो लगी हुई है ये चारों ओर प्रदक्षिणा का पथ है। ये छत्र है, ये जो चौखंटा सा मामला बना हुआ है ये हर्मिका है। वही पीछे सवाल में पूछा गया था। एक तोरण द्वार को भी ध्यान रखना कि तोरण द्वार किसको कहते हैं, ये जो एंट्री पॉइंट होता है इसको तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है। यहां ये है और ये है, ठीक है। चलो तो यही सब इसमें डिटेलिंग दी होगी, ये है, ऐसा ऐसा है। आगे चलते हैं, कर्ण चौपड़ा, लोमश ऋषि, विश्व झोपड़ी आदि किसके प्रकार हैं। बिहार में बराबर की जो पहाड़ी है ना, बराबर की पहाड़ी में जो है 4 गुफाएं बहुत फेमस हैं। कर्ण चौपड़ा, लोमश ऋषि, विश्व झोपड़ी और चौथी है सुदामा। ये 4 गुफाएं हैं, बहुत फेमस हैं बौद्ध और इत्यादि धर्मों के लिए। ये सब क्या है, गुफा। ये सिंपल सवाल है, अगर आपने नॉर्मल भी स्टडी किया है या घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं, व्याख्यान आपने चीजों के पढ़े हैं, तो ये सवाल आपसे बच के जाएगा नहीं, ठीक है। चलो तो ये देख लेते हैं। ये देखो, है ना, इसमें एक आपको और नई चीज देखने को मिलती है, क्या कि ये बराबर की पहाड़ी का एंट्री गेट है, गुफाओं का एंट्री गेट है। और जो आप लोग कहते हो कि भारत में मेहराब जैसी आकृति मुगल लेके आए या दिल्ली सल्तनत आने के बाद आई, ये देखो बाबूजी पहले से है आइटम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे वास्तुकला दृष्टि से हमारा एंशिएंट कल्चर बहुत रिच है, ठीक है। हम उसको बस अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो बराबर पहाड़ी गुफा का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया, आपको यह पता होना चाहिए, अशोका ने करवाया। यह सवाल भी बहुत पूछा जाता है। 4 इसमें वो हैं, है ना, सबकी डिटेलिंग दी है आपकी। बराबर की गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण लोमश ऋषि की है। इसके प्रवेश द्वार पर अर्ध वृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की तरह सजा हुआ है, ये देख लो, ठीक है। ये लोमश ऋषि वाली है। आगे चलते हैं, पांड्य शासकों के संरक्षण में कितने संगमों का आयोजन हुआ। तो आप जब संगम काल पढ़ते हैं तब 3 संगम हम पढ़ते हैं, संगम 1, संगम 2, संगम 3। तीनों संगम जो है किसके शासन काल में हुए या किसके संरक्षण में हुए, माना जाता है पांड्य शासकों के संरक्षण में तीनों जो है संगम हुए। याद कैसे कर सकते हो, चोर चेल पांड्या में कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप याद करो भाई साहब, संगम हो रहा है, सारे ऋषि महात्मा बैठे होंगे, तो ऋषि महात्माओं का संरक्षण कौन करेगा, पांडा करेंगे। मतलब
मतलब जो पांड्य राज हैं वो करेंगे। कैसे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, अदरवाइज मत लेना दोस्त, ठीक है। चलो, तो पांड्य शासकों के संरक्षण में कितने संगमों का आयोजन हुआ? 3। पहले 2 संगमों की अध्यक्षता की है अगस्त ऋषि ने, लास्ट वाले की है नक्कीकर ने, ठीक है। और दूसरा जो संगम है, पहला संगम मदुरै में हुआ है, दूसरा कपाटपुरम में हुआ है, तीसरा फिर मदुरै में हुआ है। और दूसरे संगम में, पहले संगम का कोई ग्रंथ इत्यादि हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। दूसरे संगम का एक ग्रंथ प्राप्त है जिसको तमिल व्याकरण बोलते हैं, तोला पक्कियर करके, उसका नाम भी तो मेरे जो है स्लिप होता है बार बार, ठीक है। चलो, तो उसको याद रखोगे। इस प्रकार से 3 हुए हैं, ठीक है। इरईनार अपुरोगल द्वारा 8वीं शताब्दी में एक भाष्य की भूमिका की चर्चा की गई है जिसमें 3 संगम हुए हैं, तीनों संगम आपको दिखाए हैं, ये, ठीक है। चलो, ये है तोलकाप्पियम, ठीक है। तोलकाप्पियम के लेखक जो है तोलकाप्पियर हैं और ये बेसिकली जो है उससे व्याकरण से संबंधित है, तमिल व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का इलियड किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं शिल्पकादिकारम को, ठीक है। शिल्पकादिकारम, मणि मैथिले, ये सब कई 7-8 ऐसे महाकाव्य हैं जो हमको तृतीय जो है संगम के बाद प्राप्त होते हैं, है ना। इनके राइटर आपको पता होने चाहिए। ये सवाल भी आपसे मैचिंग में पूछा जा सकता है। तोलापक्कियम क्या है? ये द्वितीय संगम में प्राप्त हुआ है। नाम थोड़े अजीब से लग सकते हैं, 1-2 बार पढ़ोगे तो चीजें दिमाग में रह जाएंगी। जैसे मणि मैथिले, जीवक चिंतामणि, ये सब तीसरे वाले में मिले हैं। ये तमिल व्याकरण है, ये दूसरे वाले संगम से हमें प्राप्त हुआ है। शिलापज्ञानम इंगालो अधिगल द्वारा तमिल भाषा में रचित एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो शिल्पकादिकारम किसने लिखा है? इंगादो अधिगल ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर की निर्माण शैली है। बताया था नागल, बोले गलूंगी नहीं, तुम चिंता मत करो, ऊपर बिल्कुल बर्फ बर्फ है, ठीक है। नागल, इस शैली का गर्भगृह ऊंचा होता था और मंडप छोटा होता था। देखो, मैं पहले इसके एक्सप्लेनेशन तो आपको चीजें समझा दूं, अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, चीजें समझते चलते हैं, मंदिर निर्माण में परेशान नहीं हो गया फिर, ठीक है। देखो ये क्या है, और मैं आपको भी साइंस भी बताऊंगा इसके पीछे का, चिंता मत करो। नागर शैली का प्रचलन देखो ये दिया है। मध्य पूर्व मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों में क्या है? मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियां जो है, 3 बड़ी शैलियां बताई गई हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। देखो, नागर शैली क्या है? नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के मध्य था, ठीक है। विंध्य कहां पड़ जाता है? विंध्य सतपुड़ा, विंध्य एमपी और इनसे बीच में से होता हुआ मान लो, तो हिमालय और विंध्य के मध्य क्या है? ये इनकी प्राकृतिक सीमा है, नागर शैली है ना। द्रविड़ शैली कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में है। 4 नदियां बताई थी आपको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। MGKK बताया था ना, चारों का क्रम। तो ये कृष्णा और कावेरियों के मध्य जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। और बेसर शैली जो है, बिंद और कृष्णा के मध्य जो है, समझ गए। नागर मतलब सबसे ऊपर है, बोले गलूंगी नहीं, फिर बेसर में बोले मैं तो बीच में हूं, बेसर हूं, ठीक है। तो बेसर कहां हो जाएगी? बिंद और कृष्णा के मध्य। द्रविड़ हो जाएगी आपकी कृष्णा और कावेरी के मध्य। तो बेसिकली 3 शैलियां हैं। फिर आप ये देखो, ये प्रॉपर शैलियां दिखाई गई हैं। नागर शैली की क्या विशेषता है? पहले एक ऊंचा चबूतरा बनाते थे और उस चबूतरे पे फिर प्रॉपर मंदिर का निर्माण होता था। सर चबूतरा क्यों बनाते थे? आप देखो कितना साइंटिफिक सिस्टम है ना। 1 मिनट जरूर जाएगा लेकिन बता देता हूं। उत्तर भारत में क्या है, नदियां जो है सतत वाहिनी नदियां हैं, और आपको पता है नदियां अपने साथ बाढ़ लेके आती थी। तो बाढ़ लेके आती थी तो प्रॉपर मंदिर को कोई नुकसान ना हो, इसलिए मंदिर प्रॉपर एक चबूतरे पे बनाया जाता था। दक्षिण भारत के मंदिर में आपको क्या मिलेंगे? चारों तरफ तालाब मिलेंगे बने हुए। क्यों? क्योंकि वहां पानी की समस्या है, तो इसलिए मंदिर के जो है साथ ही पानी का संरक्षण का भी, जल संरक्षण का भी सिस्टम होता था। और इनमें तो बेसर शैली में तो दोनों की जो है महत्वपूर्ण विशेषता ही पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके की चीजें हो गई। अब प्रश्न देख लेते हैं। नागर शैली उत्तर भारत में, बिल्कुल ठीक है। इस शैली का गर्भगृह ऊंचा होता है तथा मंडप छोटा होता है। यह बात सही है, पर क्या कारण सही है? बीच में क्योंकि लगा के देखो, बात जचे नहीं तो हम भी नहीं जचेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय आरंभ में चालुक्यों का अधीन था। चालुक्यों के अधीन नहीं था, विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की है और वो पल्लवों के अधीन था, ना कि
चोलों के अधीन, चालुक्यों के अधीन था। बेसिक है, इसको कहीं से भी एक बार कवर अप कर लेना यार, है ना, सवाल आते हैं। इसने तंजौर पर अधिकार किया, यह बात बिल्कुल सही है, तो कारण सही है जबकि कथन गलत है, मतलब ए इज रॉन्ग बट बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो भाई साहब, चोला एम्पायर, ये देखो प्रॉपर, ये है ट्रेड रूट, चोला एम्पायर का प्रॉपर ट्रेड रूट था, पूरा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कवर अप करते हुए, पूरा ये सब कवर अप करते हुए था। आधुनिक सार्क जो देश हम कह सकते हैं, है ना, जो आसियान कंट्री सॉरी बोल सकते हैं, और वो दोनों जो है क्या है, इसके कवर अप में थी भाई साहब। ठीक है, चलो फिर ये चोला टेरिटरी है, चोला का मतलब जो नीले से रंग से है वो चोल साम्राज्य की सीमा है, और जो लाल कलर से है वहां तक चोल लोगों का प्रभाव माना जाता था। माना जाता है कि भाई साहब इसे तो बंगाल की खाड़ी को प्रॉपर झील बना दिया था। बोले छोटी सी तो है दीदी, अभी रुक जा, किसे कूटना है, बंगाल की खाड़ी के आसपास अभी कूट देता हूं। मतलब बहुत समृद्ध साम्राज्य था। ठीक है, ये प्रॉपर आपकी इसमें डिटेलिंग दी गई है, जिसको आप टेस्ट में अपने पढ़ सकते हैं। संगम काल में चोलों की राजधानी क्या थी? देखो, चोलों की राजधानी पूछे आपको तो आप लगाओगे मदुरई, सॉरी तंजौर, लेकिन संगम काल में पूछ ले चोलों की राजधानी क्या थी तो उरैयूर थी। ठीक है, संगम काल में उनकी राजधानी क्या थी? उरैयूर, ऑप्शन नंबर बी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगेकोंड चोलपुरम पर भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। ठीक है, कोरोमंडल तट तथा दक्षिण के कुछ भाग उरैयूर, कावेरीपट्टनम आदि चोलों के अधिकार में थे। हमने मैप में देख ही लिया। मैप क्यों लगा के लाता हूं, ये चित्रात्मक प्रस्तुति में क्यों करता हूं? ताकि इमेजिनेशन एक आपके दिमाग में चीजों का क्रिएट होता चले। चोलकालीन प्रशासन में बारियम किसको संदर्भित करता है? तो बारियम होते थे ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड छोटी छोटी समितियां होती थी, जैसे आज आपकी ग्राम पंचायत है वैसे ही ये बारियम थी। ठीक है, तो ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख एवं कार्यकारिणी की समिति करती थी, जिसे बारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवारियम कहा जाता था, जबकि समत्तर बारियम वार्षिक समिति, एरी बारियम को तालाब समिति। ठीक है, तो बारियम बेसिकली क्या है? ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड है और अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग है। ठीक है, जैसे एरी बारियम किसके लिए है? तालाब के लिए, तो वो एरी तालाब देख ले, ऐसे करके बार बार बोल लिया करो, चीजें आपके दिमाग में भी फिट हो जाएंगी। चोल शासक राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने सिंगल राजा, सिंगल मतलब श्रीलंका वाला आइटम, सिंगल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल साम्राज्य में लाया। मैं फिर कह रहा हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई साहब। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि चोलास का एंपायर पूरा एकदम बंगाल की खाड़ी को झील कहते थे। बोले दे नहीं छोटी सी झील, अभी पकड़ के लाता हूं, कौन सा चाचा शैतानी कर रहा है, तो ये इसको पकड़ के ले आया भाई साहब, अपने पास बंदी बना लिया। इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, धर्मपाल को नहीं देवपाल को पराजित किया था। ये थोड़ा ज्यादा हो गया फैक्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फैक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने, क्योंकि आपके एग्जाम का नेचर इस बार ऐसा था। ठीक है, और उससे भी अगर हम ना सीखे, पुराने सवाल आपको चिपकाते रहे। अब आप देख रहे हो सिंपल स्टेटमेंट वाले सवाल मुश्किल से 5 हैं आपके 25 में से। तो आपकी जब प्रैक्टिस इस लेवल की हो जाएगी, आपकी जब तैयारी इस लेवल की हो जाएगी, तो मजे ही मजे वाला सिस्टम है, समझ रहे हो। और मैं फिर कहता हूं, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। कैसे करते हैं? मान लो ये 40 सवाल आपको मिल रहे हैं, A4 साइज की शीट लो, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, है ना, A4 का भी 4 पार्ट कर लो, और मान लो 40 सवालों में से 15-20 फैक्ट अधिकतम होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। आप उनको उस पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। मतलब क्या होगा, आपको दोबारा से टेस्ट उठा के देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन फैक्टों को देखिए, आपका पूरा टेस्ट रिवाइज। ठीक है, तो कम समय में टेस्ट सीरीज इस तरीके से रिवाइज की जाती है, और तभी सार्थकता है टेस्ट सीरीज की। जो आपके फैक्ट नहीं आ रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अपनी टेस्ट सीरीजों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है मेरा कि आपको चीजें साथ साथ सिखाता चलूं, वरना मैं भी पीडीएफ सॉल्यूशन दे सकता हूं। चलो, तो धर्मपाल को नहीं पराजित किया, पूछ रहा है सत्य कथन चुनिए, तो केवल एक सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसने किसको किया था? उसको किया था, दूसरे पाल शासक, क्या नाम है, चोल झील कहते थे, उसने पवित्र लाने के उद्देश्य से फलाना ढीगा तमाम काम किए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? यह किस शासक ने धारण की थी? ये की है आपकी राजराज प्रथम ने। ठीक है, तो शिवपाद शेखर की उपाधि, तो ये उपाधि जैसे
अभी आप गुप्तास पीछे पढ़ के आए हो, उनमें गुप्त में उपाधिधारी परम क्रमांक है ना, और विक्रमादित्य तो आपको कहीं कहीं मिलेगा, समुद्रगुप्त कहीं कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रकार की सारी उपाधि आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी उपाधि धारण कर रहा है। तो शिवपाद शेखर उपाधि किसने धारण की? राजराज प्रथम ने। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। विजित क्षेत्र में राजराज के अनुराधानुपर को नष्ट कर इसको जो है राजधानी बनाया और इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। राजराज शैव मतावलंबी था और शिवपाद शेखर की उपाधि उसने धारण की। अब इस पूरी रामायण में से आपको अपने उस A4 साइज में क्या लिखना है? राजराज प्रथम, और डैश मार के लिखो शैव, डैश मार के लिख लो शिवपाद शेखर, और उसको ऐसे करके कर देना ताकि आपको पता रहे ये इसकी उपाधि है। ये प्रॉपर टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाने का तरीका है। अगला देखते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख ने पुलकेशन और हर्ष की, जो बाद में आ जाओगे हर्षवर्धन, इनकी लड़ाई का वर्णन है। ठीक है, बोले इतने होल करेंगे इतने होल करेंगे, दोनों एक दूसरे कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। इस अभिलेख की भाषा तमिल है, तमिल नहीं है, संस्कृत है। ठीक है, रवि कीर्ति इनके जो है लेखक थे जिन्होंने लिखा, और रवि कीर्ति लिखता है कि मैं ऐहोल अभिलेख लिखने के बाद कालिदास और माघ जैसी प्रसिद्धि मैंने पाली। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो पुलकेशन द्वितीय, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रॉपर आपको डिटेल दी गई है, इसकी भाषा दिखाई गई है, संस्कृत थी, रचना जो है रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, तो कालिदास और भारवी के समान जो है मैंने यश प्राप्त कर लिया। इसमें से भी आपको एक ही चीज लिखनी है, पुलकेशन द्वितीय जो है, पुलकेशन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख डैश रवि कीर्ति डैश संस्कृत, खत्म है ना। टाटा वाई वाई वाला कॉन्सेप्ट है, इतना ही लिखना है। चलो, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में अवस्थित था, यह असत्य है। कावेरी के दक्षिण में नहीं था, ऊपर तक था। इसकी राजधानी त्रावणकोर थी या त्रावणकोर थी, यह बात सत्य है। वो पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो केवल एक असत्य है, ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, केवल क्या पूछ रहा है? सत्य है। एक मिनट देखते चलते हैं। पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा और तिरुचिरापल्ली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी, सॉरी है ना, वो सही है, कावेरी के दक्षिण में था, है ना। मैंने आपको गलत बता दिया, माफी चाहता हूं। ठीक है, चलो, तो क्या था कि कावेरी के दक्षिण में स्थित है, ये सही है, लेकिन राजधानी त्रावणकोर नहीं है, राजधानी क्या है आपकी? मदुरा राजधानी है। ये आप प्रॉपर देख लीजिए, चोर चेल पांड्या। ठीक है, कहां कहां है मैं आपको फिर बता रहा हूं। हल्का सा मैप को कैसे दिमाग में रखोगे? देखो ये है। अब सर मुझे ये नहीं याद होता कि ये कौन कौन किधर किधर है, किधर चोल है, किधर चेर है, किधर पांड्या है। अब याद हो जाएगा दीदी, चिंता मत करें, है ना। देखो ये केरल आप इधर देखते हो, केरल बिल्कुल कैसा है? चीड़ सा है, तो इधर चेर है, बात खत्म हो गई। ये रहे चेर, चेर के सामने रहे चोल, बोले तुम चेर हो हम चोल हैं, आमने सामने दोनों रहते हैं, दोनों चाचा चाचा वाले हैं, है ना। तो चेर चेर की तरह, और नीचे आ गए ये पांड्या, ये देख लो पांड्या चेर चोलाज। ठीक है, सही है बात, अब तो नहीं भूलोगे, क्रम भी नहीं भूलोगे। आगे चलते हैं, सुमेलन कीजिए, अभी सुमेलित कर देते हैं। दंडी की रचना क्या है? दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। ये जो टॉपिक था प्राचीन भारत और रचनाकार, उससे रिलेटेड सवाल है। 10 कुमार चरितम में दंडिन क्या लिखते हैं? 10 जो राजकुमार हैं, है ना, उनमें कुछ काल्पनिक है कुछ वास्तविक, उनके चरित्र, उनके आपस में घूमने का, उनके सपनों का, सपनों में मिली राजकुमारियों का, इन सब का बेहतरीन वर्णन करते हैं। मतलब जैसे आप आजकल वो पढ़ते हो ना नोवेल, मतलब तुम लिफ्ट में चलने वाले वालों को, मैं तो बिल्कुल टाट पट्टी पे बैठने वाला जर्द सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हूं। तो दंडिन क्या है? 10 कुमार चित्रम में जो है प्रॉपर एकदम बढ़िया वर्णन करते हैं। तो वो आपको आज के स्वरूप में भी आनंद देने जैसा महाकाव्य है। ठीक है, कालिदास का विक्रमोर्वशीयम, कालिदास का ये भी नाटक है, 5 अंकों का नाटक है, और कालिदास इसमें प्रेम कथा है। उर्वशी, और उसका नाम क्या है? उरुगुरु करके ऐसे समथिंग नाम है, एग्जैक्ट मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। उनकी प्रेम कथा का वर्णन है, कालिदास करते हैं प्रेम कथा का वर्णन, कि वो जो उर्वशी है, वो जो है वाली उर्वशी नहीं, उर्वशी टेक इट इजी, उर्वशी वाली नहीं। ठीक है, तो उर्वशी क्या है? इंद्र की अप्सरा है, और वो गलती से धरती पे आती हैं और इन राजा से प्रेम हो जाता है। फिर तमाम तरह की बातें हैं कि उनको श्राप मिलता है कि तू धरती पे चली गई, वहां प्रेम कर आई, फिर और बहुत सारी बातें। लेकिन अंत में संस्कृत नाटक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि अंत इनका सुखांत होता है। सुखांत मतलब अंत में नायक नायिका का मिलन हो जाएगा और भाई साहब ओ हो वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका नाटक है। खैर शॉर्ट में चलते हैं। भवभूति ने लिखी है उत्तर रामचरितम, और कुमारदास की है जानकी हरणम। तो देखो 1 2 4 3 किस विकल्प में है? 1
इसी में है 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कालिदास की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे कालिदास की रचनाएं देखो लिखी हैं, कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, है ना। तो ये सब 7 टोटल रचनाएं कालिदास की हैं, ये पूछी जाती हैं। इनको दोस्त भूल के मत जाना, मैं सबकी डिटेलिंग आपको बता सकता हूं लेकिन बात लंबी चली जाएगी। बागपति द्वारा कृत गौड़े वहो किस शासक के बारे में जो है वर्णन मिलता है? ये मिलता है आपका यशोवर्मन। डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए। कलहण की राजतरंगिणी की तरह, कलहण की राजतरंगिणी क्या है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। ठीक है, इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो की रचना बागपति ने की है। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित है। यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक, समझ में आ रही बात, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें यशोवर्मन द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का वर्णन है, जिसमें यशोवर्मन की राजा गौड़ पर प्रमुख जीत का वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये एक अलग सा काव्य है, नॉर्मल आपको पता होते हैं। गौड़वाहो की रचना किसने की है? बागपति ने, और कन्नौज के शासक यशोवर्मन का उसमें वो है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए, है ना। असत्य कथन देखना है हमें, कौन सा है? किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु रामायण से ली गई है। नहीं, किरातार्जुनीयम क्या है? अर्जुन का जो वो है धनुष से संवाद है, वो किरातार्जुनीयम का जो है इसमें पूरा वर्णन है ना, अर्जुन का। तो इसमें बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो महाभारत से लिया गया है, उसको डिटेल्ड करके लिखा गया है। तो ये असत्य है, पहला असत्य है। शिशुपाल वध महाकवि भास द्वारा संस्कृत महाकाव्य है, इसको देख लेते हैं। तो पहला तो असत्य है, ऑप्शन नंबर सी दिया है इन्होंने। कौन सा असत्य है? 1 और 2 दोनों असत्य है। शिशुपाल वध महाकवि भास द्वारा नहीं, महाकवि माघ ने लिखा है। शिशुपाल वध किसने लिखा है? माघ ने। देखो क्वेश्चन कितना, ठीक है, कंफ्यूजिंग है। भास ने नहीं, माघ ने लिखा है। ठीक है, तो ये मुश्किल से 15-20 जो है रचनाएं बैठेंगी। आप इसको किसी भी किताब से, ल्यूसेंट में भी प्रॉपर दे रखा है इनका चार्ट, इनको याद कर सकते हैं क्योंकि इनसे सवाल आएगा, आपका गलत होगा और मैं नहीं चाहता आपका सवाल गलत हो। आगे चलते हैं, या इन्हीं को लिख लो, यही इंपॉर्टेंट सारी दे दी, कठिन सारी दे दी। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम जो है, अब देखो ये रचना आपको पता होनी चाहिए किसकी है, भारवी की है। किरातार्जुनीयम जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। ठीक है, और वो तमाम चीजें हैं उसमें, धनुष वनुष से संवाद और ये सब। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो भी महाभारत से ली गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, इनको तीनों को बृहत त्रयी कहते हैं। ऐसे ही एक प्रस्थान त्रयी आपने सुनने मिला होगा। तो प्रस्थान त्रयी में ब्राह्मण सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। ठीक है, और किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम को मिलाकर बोलते हैं बृहत त्रयी। अच्छा सवाल बन सकता है, दोनों बात नोट कर लेना मेरे मित्र। आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश का द्वितीय शासक है वत्सराज, उसके बाद आ जाएगा नागभट्ट द्वितीय, फिर मेहरभोज प्रथम तो लास्ट में था। 3-2-1 है क्या कहीं? 3-1-2, हाँ, तो 3-1-2 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये दिया है प्रॉपर गुर्जर प्रतिहार किसने क्या किया, प्रॉपर आपको सोचो, इतने बढ़िया लेवल की व्याख्या और मास्टर ऊपर से ज्ञान दे रहा है, और क्या जान लोगे बच्चे की। आगे चलते हैं। गहड़वाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? ये जो चौहान, गहड़वाल, जो पृथ्वीराज वाले वहां तक आ जाएंगे ये, है ना। तो ये गहड़वाल वंश का शासक वही था जयचंद। ठीक है, जिसको आजकल लोग वो करते हैं। उसने क्या किया था, उसके खिलाफ जो है पृथ्वीराज के खिलाफ जो है हेल्प की थी। चलो, तो इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, गहड़वाल के संस्थापक चंद्रदेव हैं। ये भी प्रमुख वंश और उनके संस्थापक आपको ल्यूसेंट के लास्ट में, जहां एंशिएंट खत्म हो रही है, वहां मिल जाएंगे, तो इसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, विजयचंद इस वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक जयचंद था, उसी के बाद सारी कहानी समाप्त हो गई। सत्य पूछ रहा है, केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो प्रमुख वंश और उनके संस्थापक एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। क्रोनोलॉजी के सवाल, मैचिंग के सवाल, इस प्रकार के सवाल आराम से वहां से हो जाते हैं। मान लो आपको केवल उसका वही पता होता, अंतिम नाम भी पता होता, संस्थापक पता होता गहड़वाल का, तो आप 2 तो वैसे ही गलत कर लेते। कौन सा सत्य है, मतलब कि बोले एक तो होगा ही होगा, तो केवल 2 वाला भी नहीं होगा और ना 1 ना 2 वाला भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नों को करने में हेल्प मिलती है। अगला सवाल देखते हैं।
चंदेल वंश की स्थापना बुंदेलखंड में हुई थी, ठीक है। भोज इस वंश का महानतम शासक था, नहीं, भोज तो मेहर वंश का था, ये गलत है। तो चंदेल वंश बुंदेलखंड ये सही है, मतलब ए सही है और आर गलत है, ठीक है। डिटेल आप देख लो, डिटेल क्या दी है। प्रतिहार वंश के पतन के पश्चात बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई। बुंदेलखंड मतलब जो ललितपुर, झांसी और हल्का सा मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये एरिया। इसकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश के शासक प्रतिहारों के सामंत थे, सामंत नन्नुक को, इसका संस्थापक नन्नुक को माना जाता है, ठीक है। तो चंदेलों का जो है राजवंश की स्थापना कौन है, नन्नुक को माना जाता है। इस वंश के प्रमुख शासकों में यशोवर्मन, धंग, विद्याधर थे। प्रॉपर पूरा दिया है। जबकि भोज किसके थे, मेहर में गलत बोल गया हूं, परमार वंश के जो है शासक थे, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा टफ सवाल है ना, ये एक इसलिए पढ़वाया है कि ताकि जो है आपको ध्यान रहे। तो ये क्या है, रचनाकार और रचना है, ये टफेस्ट रचना हो सकती है जो आपसे पूछी जाएंगी। इनमें पदम गुप्त की रचना है नवसंहार चरितम, बिल्हण की रचना है विक्रमोदेव चरित्रम, राजशेखर की है प्रबंध कोश। जैसे मैंने ऐसे ही याद कर रखी थी, प्रबंध कोश जो प्रॉपर प्रबंध का सिस्टम सीख लेगा, मैनेजमेंट सीख लेगा, वो तो राज करेगा ही गुरु। तो राजशेखर की क्या है, प्रबंध कोश, और मेरु तुंग प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि। तो जिसको प्रबंध की चिंता होगी, मेरु तुंग, उसकी टें बजी पड़ी होगी, ठीक है। कैसे भी करके ध्यान रख लेना यार, पेपर में याद आना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 देखो कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पाल वंश के शासक धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की व्याख्या सत्य, कौन सा कथन सत्य है। यह गोपाल के पहले शासक बना, पाल वंश का संस्थापक ही गोपाल को माना जाता है। तो चाचा धर्मपाल, आप कैसे गोपाल से पहले हो जाओगे, मतलब कथन एक तो असत्य हो जाएगा। अब देखो फिर ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। अगर आपको धर्म और जो वंश हैं और उनके संस्थापक पता है तो आप आराम से चीजें कर लेते हैं। इसने कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुध को शासक बनाया, ये पूरी एक कहानी है। तो ये बात सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रॉपर पूरी डिटेल है, वीडियो को रोक के या फिर आप आराम से जो पीडीएफ आपको दी गई है उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब आ गए अपन सामान्य हिंदी के सवालों पर। सामान्य हिंदी के अपन के क्या सवाल हैं उनको देखते चलते हैं। 10 सवाल आपको डेली सामान्य हिंदी के मिलते हैं, वही ये हैं। तत्सम तद्भव भी आराम से पढ़ते चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है। मास्टर हवा में नहीं पढ़ा रहा है, प्रॉपर आपको पहले पूरा शेड्यूल दिया गया है। हाँ, 1-2 दिन में शेड्यूल कुछ अपडेट करना है, होली की छुट्टी एक आध बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, तद्भव तत्सम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनिए। घाम और घात दोनों शब्द तद्भव है, नहीं, घाम का घर्म तद्भव तत्सम होता है ना, ये तो सही है, तद्भव है, और घात नहीं होगा, ठीक है। स्तब्ध और डाकनी दोनों तत्सम है, ये सही है। डाकनी मतलब डायन और स्तब्ध, ये दोनों क्या है, तत्सम शब्द है। तो क्या हो जाएगा, सत्य कथन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं। घाम जो है तद्भव शब्द है ना, और जबकि घात जो है तत्सम शब्द है। घाम का तो घर्म होता है, तत्सम मैंने आपको बता दिया। घात का तद्भव क्या होता है, घाव होता है, मतलब घाव तद्भव है, घात जो है तत्सम है, और घाम तद्भव है, और घर्म जो है तत्सम है, ठीक है। चलो, स्तब्ध और डाकनी, स्तब्ध का मतलब होता है ठंडा, डाकनी मतलब डायन को बोलते हैं। तो डायन ठंडा मतलब स्तब्ध बोल देते हैं, और डायन कहते हैं तो डायन है, ठीक है। तो डायन को क्या बोलेंगे, डाकनी। अगला देखते हैं, तद्भव और तत्सम। देखो मिलाओ। कल अगर आपको पता होगा, कल मैंने आपको 30 बताया था, वो था 31, 1 विंशति था, लेकिन वो 1 त्रिंशत होगा, मैंने आपको बताया। 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत बोलते हैं, मुझे कंफर्म पता है। बी का दूसरा पकड़ूंगा, ये रहा, अच्छा 3 में है। फिर 3 कूट, 3 को क्या बोलेंगे, त्रीणी, ठीक है। 3 को क्या बोलते हैं, त्रीणी बोलते हैं। डी का क्या हो जाएगा, पहला। देखो डी का पहला किसमें है, यही है, मिल गया आंसर। 3 कूट, त्रिकूट, ये तो कॉमन भी आप कर लोगे। तेवर, तेवर क्या हो जाएगा, त्रिकुटी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मतलब बढ़िया जाएगा वो त्रिकुटी तेवर को कहेंगे, ये सबसे अच्छा है, आपको ध्यान रखने योग्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये वाले सवाल नहीं है, आपको सीधे सीधे कह दिया है भैया ये बताओ इसका तत्सम क्या होगा, नहीं, मेहनत करते हैं गुरु, मेहनत वाले सवाल हैं, दिख रहा होगा एक एक सवाल में स्टेटमेंट दिए हैं, प्रॉपर खोज के लाए गए हैं आपको सवाल। चलो, हलवा नहीं है ये। तत्सम और तद्भव कौन युग्म संगत नहीं है, झीवर कौन संगत नहीं है, झीवर, धीवर, डर, डर, ढीला, ढिल, थोड़ा स्तोक, इसमें ढीला ढिल नहीं होगा, ठीक है, और थोड़ा स्तोक ये सब है।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए युग्मों में विकल्प सी संगत नहीं है। ढीला का तत्सम क्या होता है? शिथिल है। मैं आपसे कहूं यार बड़े ढीले हो तुम, मेंटरशिप के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और कोई तत्सम शब्द में कहेगा, वो कहेगा आप बहुत शिथिल हैं, आप जो है उसके हिसाब से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो शिथिल और ढीला याद रखोगे, ढीले हो और शिथिल हो। इसके अलावा थकान का भी तत्सम शिथिल होता है। अच्छा, ढीले के साथ साथ थकान का भी होता है। झीवर का तत्सम धीवर होता है। डर का तत्सम दर होता है। थोड़ा का तत्सम स्तोक होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित तत्सम कितने युग्म संगत है। देखो नई प्रकृति का सवाल आ गया। अब पूछ रहा है कौन सा नहीं, अब चाचा पूछ रहे हैं कितने युग्म संगत हैं। देखो ध्वनि का ध्वनि होता है। आम भाषा में कह देते हैं यार जाकी धुन बहुत बढ़िया है। धुन कुछ नहीं होता भाई, ध्वनि होता है। ध्वनि बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो नीचा का नीचे होता है ना कि नीचे। ठीक है, नीचे होता है ना कि नीचे, तो ये गलत हो जाएगा। पग का पद, पहर का पहरा नहीं, ये सही है, पग का पद होता है। ठीक है, मतलब तद्भव है और ये तत्सम है, और पहर का प्रहर होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो मतलब कितने युग्म सुमेलित है, संगत है? तो केवल 2 युग्म संगत हैं। नई प्रकृति के सवाल है। ऐसी प्रॉपर आपको बढ़िया सी टेस्ट सीरीज मिलेगी नहीं दोस्त कहीं, अभी भी जुड़ सकते हो, अभी भी टाइम है। आगे चलते हैं। दिए गए तद्भव तत्सम युग्मों में से केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। ध्वनि का ध्वनि होता है, नीचा का नीचे होता है। मैं बता रहा था आपको, नीचा का क्या होता है? नीचे होता है। ठीक है, चलो पग का तत्सम पद होता है और पहर का प्रहर होता है। नीचे दिए गए शब्द युग्मों में किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। जैसे पनवार और पठन, निद्रा, नियम, पक्व, नवती, पगड़ी और नैन। हाँ, तो पगड़ी भी जो है तत्सम है, तद्भव है, और नयन का तो नयन होता है। बाकी इसमें निद्रा तत्सम है, ये तत्सम है, पक्व तत्सम है ना। तो इनमें दोनों तद्भव हैं। भाई पूछ रहा है किसमें दोनों शब्द तद्भव हैं। देख लेते हैं। विकल्प डी में है पगड़ी का तत्सम क्या होता है? उष्णीण। ठीक है, उष्णी क्या बोलेंगे इसको? उष्णीश। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, है ना। देखो टफ शब्द है, ऐसे शब्द अगर आपके पेपर में आ जाए ना, समझ लो पेपर से नू करके निकलोगे बाहर। है मम्मी तैसे तैसे शब्द दादा मुझे तो पता ही नहीं चला, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई मेरे। पगड़ी का क्या है? उष्णीश है। नैन का नयन होता है। पनवार तद्भव शब्द है, जबकि पठन शब्द तत्सम है। ठीक है, पनवार जो है उसका पर्ण होता है, और ये सब आपको पूरी डिटेल दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्द युग्मों में किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं? तत्सम है। देखो चित्त, चित्त तो चित्त का चित्त होता है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। चाबुक का प्रतोद होता है, ये तद्भव है। चाबुक नहीं कहते, चाबुक ठक, वही जो तुमने समझे हो वही, इसका प्रतोद होता है। छठी छत। ठीक है, और छत का तो तत्सम छत्र होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये गया ये गया ये गया। घोटक और घृणा ये होंगे। घोटक मतलब घोड़ा, और घृणा, घृणा या घिन कहेंगे। जैसे आम भाषा में कहते हैं माई मुझे घिन आ रही है, कोई खराब चीज देख लो, और तत्सम में क्या कहेंगे? मुझे घृणा आ रही है। ठीक है, तो घृणा और घिन और घोटक और घोड़ा, ये प्रॉपर डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। स्थग निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? तो ठग को बोलते हैं स्थग, है ना। स्थग किसका तत्सम है? ठग का। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इनके भी देख लेते हैं। बाकी ठग का स्थग है। ठहर का स्थल होता है। ठीक है, ठहर जाओ, स्थल। ठौर का तुंड होता है। ठीक है, ये देखो ये सब बढ़िया बढ़िया हैं, इनको भी वो 1/4 पेज पे लिखते चलना मित्र। ठीक है, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। छांट छांट के शब्द मिले हैं तुम्हें। टोली का तोली का होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तद्भव और तत्सम। जोगी का योगी होता है, आम भाषा में बोल देते हैं जोगी है, और तत्सम शब्द क्या होता है? योगी होता है। जोड़ा, युक्त, ज्योत, ज्योत नहीं, ज्योत का ज्योत नहीं होगा, ज्योति होगा। ठीक है, कहते ना ज्योत से ज्योत जगाते चलो, गाना सुना है ना, तो वो ज्योत नहीं होता, ज्योति सही शब्द होता है। तो ये भी गलत है। जोग का भोगी नहीं होगा, योगी होगा। भोगी तो उसका अपोजिट हो जाएगा। जागना, जगना ये भी नहीं होगा। जोड़ा का युक्त ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द तद्भव हैं? तद्भव मतलब वही वाले तद्भव हैं। देखो तीता, दरस, दाई, डंक। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो हैं क्या हैं? इनमें से तद्भव हैं। तीता का तिक्त होता है, दरस का दर्श होता है, दाई और डंक, दाई का क्या होता है? धात्री होता है, और डंक। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी देखते चलो, आगे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। जैसे दाई का धात्री या धाया होता है। तीता का तत्सम तिक्त होता है ना। डंक का दंश होता है, कहते हैं ना उन्होंने डंक मार दिया, तो डंक होता है, दंश होता है तत्सम। इसके अतिरिक्त जौवन और वो सब दिए हैं, और अन्य भी दिए हैं आपको। ठीक है, चलो अब देखो निम्नलिखित तत्सम शब्दों में कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है, है ना। बाकी सब त्रुटिपूर्ण है। जब, यब, है,
छड़ी यष्टि, घाव घाम, है ना, और चिड़िया चटक, तो इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो जब का यदा होता है, मतलब जब भी त्रुटिपूर्ण है ना, फिर उसके छठी का तत्सम यष्टि होता है, ये त्रुटिपूर्ण नहीं है। छड़ी समझ गए ना, जिससे कुटाई लगी होगी, अम्मा ने कभी उठाकर सूत दिया होगा, बापू भी सूत लेते जी छड़ी से, तो छड़ी का तत्सम यष्टि होता है। घाव का घात होता है, पीछे भी पढ़ के आए थे, उन्होंने कुछ और दे रखा है। चिड़िया का चटक नहीं होता, चटिका होता है, ठीक है। चलो, इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ और दिए गए हैं। अब आज का जो अपना सीसेट वाला टॉपिक है वो है मैथ, और मैथ का भी एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये है, एक संख्या ये तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये सवाल खूब पूछा जाता है, इस पैटर्न पे खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा HCF इज इक्वल टू मतलब बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, कर लो कैलकुलेट, 12 गुणा 144 इज इक्वल टू 36 गुणा सेकंड नंबर, ठीक है, गुणा सेकंड नंबर। 36 को इधर ले आओ, 12 बटे में 36 हो जाएगा, यहां से जाएगा। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 12 3 36, 3 से इसको काटे, 3 चौक 12, 2 3 8 24, 48 होगी दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी स्पीड में करूंगा क्योंकि टाइम का मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना है, तो आप बैक करके भी देख सकते हैं जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी शैतान है। ये देखो, ये भी इसी पैटर्न पे सवाल है, लेकिन सवाल थोड़ा सा टफ है। यदि दो बहुपदों में एलसीएम और एचसीएफ ये है और ये है, और उनमें से एक बहुपद इतना है, तो दूसरा बहुपद क्या होगा। देखो, ये बीजगणित का मामला है, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं, उसी फार्मूले से करेंगे। एलसीएम मतलब x प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है, x प्लस 1 है, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी। तो पहला बहुपद ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, और गुणा दूसरी संख्या हो जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है, दूसरा बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो अब आप देखो, इसको अपन तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं कि इनको ऐसी संख्या में तोड़े, गुणा तो आए 8 और योग आए 6, ठीक है। गुणा तो आए 8 जो बाद वाली संख्या है, और योग आए 6। तो तोड़ लेता हूं सर, x प्लस 1, और इसको जब मैंने तोड़ा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 और x, और 4 और 2 का योग कितना हो गया 6 प्लस 8, ठीक है, और प्लस x प्लस 1। ऐसे इसको तोड़ लूंगा इधर वाले आइटम को, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा आनी चाहिए 4 और योग आना चाहिए 5, मतलब 4 एकम 4, ठीक है। अब इसको बाद में कर लेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाए। x प्लस 1, इसमें से हमने क्या करा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4x, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, प्लस अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x प्लस इधर क्या बचा, इधर बचा 4। हो सकता है जिनकी मैथ कमजोर हो, ना समझ में आ रहा हो, बैक करके देख लेना, 2 बार में समझ लेना। ऐसे ही प्लस इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 8, ठीक है, यहां से ये 8 एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, फिर ये x प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब ये हो गया x, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 4, है ना। फिर इधर से, अच्छा ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, हमने लोगों में लिख ही देता हूं, ठीक है, ताकि प्रॉपर चीजें चलती रहें, ठीक है। देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है, और x प्लस 1 ये चली रहा है, तो x प्लस 1 ये यहां से हुआ, ये हो जाएगा x कॉमन लिया इसमें से हमने, ये हो जाएगा x प्लस 4, और इधर से लिया कॉमन, दोबारा से हमने यहां से ले लिया 2 कॉमन, प्लस ये भी हो जाएगा अंदर x प्लस 4, इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 4 x प्लस 2, है ना, और ये x प्लस 1 हमारा चली रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं जब इसको डिटेल्ड में करूंगा, ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, ठीक है, बीजगणित इसमें लग रही है, लेकिन आप समझ लो तो इजी हो जाएगा। इसको जब मैं करूंगा तो इसका भी मान क्या आ जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां बराबर x प्लस 5, 4 और 1 में टूटेगा ना, तो x प्लस 4 हो जाएगा,
है ना, और ये हो जाएगा x+1, ठीक है, इसमें हो जाएगा, जिसमें टूटता है उन्हीं दोनों में हो जाता है। अब देखो बराबर में ये दोनों इधर बराबर में कट जाएंगे, दूसरा पद आ जाएगा x+1 और मान आ जाएगा उसका x² + 3x+2। थोड़ा टफ सवाल है, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं जो है आपको एक तरीके से मैंने बता दिया कि इस तरीके से होगा। जिनका मैथ ठीक है वो समझ गए होंगे, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है उन्हें घबराना नहीं है, गुणा भाग करोगे आराम से बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरा बीजगणित समझाना पड़ जाएगा इस सवाल के चक्कर में। आगे देखते हैं, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है एवं उनके एलसीएम और एचसीएफ 40 और 2400 हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। बस इसमें कुछ नहीं करना, इसके अनुपात के हिसाब से संख्याएं या बना लो, बड़ी संख्या क्या होगी। जैसे मान लो बड़ी संख्या अगर 40 होगी तो बड़ी संख्या 40 अगर हो गई तो मतलब क्या हुआ, 5 8 40, 8 का रेशो बना, 4 8 दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी, तीसरी संख्या वो क्या हो जाएगी 8 3 24 हो जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं, उनके एलसीएम, अब इसका एलसीएम क्या 40 आएगा, एलसीएम होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, तो मतलब 40, यहां तो छोटी छोटी संख्या बहुत कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। अब 200 रख के देखता हूं, तो 200 जब मैंने रखा तो कितना बना, 2 पंजे 10, मतलब 4 का रेशो बना, और 200 से ही सवाल सही हो जाएगा, क्योंकि 5 = 200, 5 चौक तो 4 का रेशो बना, 4 चौक 160, दूसरी संख्या 160 हो जाएगी, और तीसरी 4 3 120 हो जाएगी। अब देख लो 40 इनका क्या आ जाएगा, 40 इनका एलसीएम भी आ जाएगा और वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दो संख्याएं x तथा y के लासा और मासा क्रमशः 105 और 3 है। कठिन लेवल के सवाल हैं बॉस, हलवा नहीं है, ठीक है, इतने हैं। x + y बराबर ये हो तो इसका मान क्या होगा। अब देखो हमें क्या दिया है, लासा दिया है और मासा दिया है। लासा क्या होती है, लासा क्या होती है, जो है बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी पिछले सवाल में थोड़ा गलत बता गया हूं, कोई बात नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या जो है सबसे कट जाए, ठीक है, वहां 24 से 40 नहीं कट रही थी। अब देखो 105 संख्या है तो ये किससे कटेगी, 5 से ही कटेगी, तो या तो संख्याएं क्या हो, 5 प्लस क्या हो 31 हो। अब 31 अभाज्य है तो मासा, देखो लासा मासा एक बार समझ लो, लासा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्याओं की के लिए वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, दैट इज लासा। मासा क्या होती है, इन संख्याओं के लिए बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएं, ठीक है। अब देखो मतलब ये 105 लासा है तो 105 संख्या से डिवाइड होना चाहिए, 5 से हो जाएगा पर 31 से नहीं होगा। फिर 5 के बाद, क्योंकि 105 5 के गुणक से ही होगा, मैं 10 लेता हूं, 10 के संग में क्या बनेगा 26 बनेगा, तो 10 से हो जाएगा लेकिन 26 से नहीं होगा। फिर मैं लेता हूं 15 और क्या बन जाएगा 21, तो देखो 21 पंजे 105 और 15 से भी डिवाइड हो गया। और क्या 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मतलब मासा से दोनों संख्याएं डिवाइड होती हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। संख्याएं मुझे पता चल गई 15 और 21, एक्स के चक्कर में जाओगे बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। 15 और 21 संख्याएं हो गई। अब मैं मान निकाल लूंगा, 1/x 1/22 का मान मुझसे पूछा है, मतलब 1/15 और 1/21 में मान निकाल लूंगा। देखो 1/15 प्लस 1/21 दोनों का एलसीएम आया 105, 15 को भाग किया 15 7 105, 7 प्लस 21 को भाग किया 5, मतलब 12/105। ये दोनों मुझे 3 से कटते दिख रहे हैं, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 पंजे 15, 4/35 इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कठिन सवाल है, अगर आपके मैथ के बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तभी आप इस प्रकृति के सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं और उनका मासा 12 है। संख्याएं कौन कौन सी हैं, सिंपल है, ऑप्शन से चेक कर लो। मासा मतलब क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, है ना, तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखो 12 इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है, मासा है। और देखो 1:2:3 में है, 12 दूनी 24 3 36, ये बात बिल्कुल सही है। 5 देखो क्या 12 मतलब मासा से सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं जो आपको दी गई हैं। मासा से क्या ये डिवाइड हो रही है, नहीं। क्या ये तीनों डिवाइड हो रही है, नहीं। क्या ये तीनों डिवाइड हो रही है, नहीं। आपको अनुपात भी ना पता हो तब भी इस प्रश्न का आंसर आप ऑप्शन नंबर ए आराम से मार दोगे। तो इस प्रकार आपके आज मैथ रीजनिंग वाले सवालों में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। इस तरीके से आपका तीसरे दिन का ये डेमो था। अब आपको YouTube पे आपको इसका डेमो नहीं मिलेगा। जिन विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया है, जिन विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम को खरीदा है, उनके लिए एप्लीकेशन पे डेली सॉल्यूशन वीडियो मिलता रहेगा, है ना। आप लोगों से YouTube पे भी मैं समय समय पर मिलता रहूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरी तरह से आप कह लीजिए कि ठीक है मैं मेरे साथ साथ ही चीजें चल रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा वहां समय ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों से भी मिलता रहूंगा YouTube पे विभिन्न वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप बेहतरीन तरीके से अपने अध्ययन को जारी
रखिए, पढ़िए, है ना। समय आपको मिला है, लेकिन समय इतनी जल्दी चला जाता है ना कि आपको फील नहीं होगा। अभी आप मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत जल्दी खिंचेगा मेरे दोस्त। तो इसलिए आप जो है पढ़ते रहिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में नहीं कर पा रहे हैं तो आप आंख बंद करके डिकोड एग्जाम का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे फिर किसी बढ़िया सी बेहतरीन सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।